ओके, तो लेक्चर 1 में हमने देखा पाथ डिफरेंस। मेन चीज आपको देखना है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस सिर्फ किन के लिए पढ़ा जाता है? कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए इंटरफेरेंस स्टडी नहीं करते हैं हम, है ना। तो जब भी दो सोर्सेज हैं उनके बीच में मेनली हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर फेज डिफरेंस आ गया तो फिर आप बता सकते हो नेट इंटेंसिटी कितनी होगी। वो सब हम देखेंगे कैसे कैसे। और मेन टर्म है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दो कारणों से आ सकता है। एक तो इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस हो, फाई नॉट, या फिर दो वेव्स जो चल के आई हैं उनके पाथ में जो डिफरेंस है उसकी वजह से एक फेज डिफरेंस आ जाए, जिसे हम कहते हैं के डेल्टा एक्स। क्लियर है? यहाँ पे मैंने के के कई सारे फॉर्मूले लिख दिए थे। के 2 पाई बाय लैम्डा ओमेगा बाय वी 2 पाई एफ बाय वी हो सकता है, ये याद रखना। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, तो लिख लो आगे। नेट इंटेंसिटी ड्यूरिंग इंटरफेरेंस तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, लाइट के लिए या किसी भी वेव के लिए, अगर वेव ऑसिलेट कर रही है तो इंटेंसिटी और वेव के ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होती है? कोई मुझे बता सकता है? बहुत बढ़िया। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन और वेव की इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होती है? क्या ये कोई आदमी बता सकता है? कोई आइडिया नहीं। पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला स्ट्रिंग वेव्स में। जो लोग आज जेई का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी अभी 10 दिन की क्लास, जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है उनकी एडवांस की 10 दिन की क्लास हुई। उन लोगों में सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? फॉर्मूले याद नहीं थे। कितनी सिंपल सी चीज है, कितनी छोटी सी चीज है। तो जेई देने गए हैं, आज भी कई सवाल छूटे होंगे। फिजिक्स का पेपर बहुत इजी आया है, पर तुम देखना बहुत तगड़ा स्कोर नहीं जाएगा क्योंकि फॉर्मूले ही याद नहीं। तो मैंने सिर्फ तुमसे पावर ट्रांसमिटेड पूछा स्ट्रिंग वेव से, तुम्हें कैसे हो सकता है ऐसा? बेटा फॉर्मूला, अगर किसी ने आपको कोई चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, एग्जाम आपका है, जेई आपका है, आपका कर्तव्य क्या बनता है? मॉड्यूल है उसमें फॉर्मूला है, एटलीस्ट फॉर्मूले कॉपी में फॉर्मूला नोट डाउन करके रट तो लें, इसका क्वेश्चन तो हो जाएगा। फॉर्मूला आता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। म्यू जहाँ पे मास डेंसिटी है, वी वेलोसिटी ऑफ वेव है। समझ आया? ठीक है। या एसएचएम थोड़ा बहुत याद हो। एसएचएम में जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द वेव, उसका फॉर्मूला क्या आता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। छोड़, तो इतना याद रखो कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये पता था? अच्छा, तो मैंने पूछा था ना एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होती है? फॉर्मूला बताया ना मैंने यार, वही है एनर्जी पर यूनिट एरिया, वही तो पावर होती है। खैर, हमें ये पता है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन होगी, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मान लो S1 जो वेव यहाँ पे एमिट कर रहा है उसकी इक्वेशन दे दी गई है y1, जो कि होगी कुछ a1 साइन, क्योंकि ये कोहेरेंट है तो ओमेगा सेम होगा, माइनस के एक्स, और y2 ये हो गया a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप इनका नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। क्या इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। जब ये पी पे पहुंचेंगे तब इक्वेशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी? काफी कंफ्यूज लग रहा है तुम लोग, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। अगर गेट डिस्ट्रैक्ट करो मैं उठ के बंद कर देना जरा। समझने की कोशिश करो।
यहाँ जो मैंने y1 लिखा है वो क्या है, वो S1 सोर्स की एमिट की गई वेव की इक्वेशन है। I2 क्या है, वो S2 सोर्स की एमिट की गई वेव की इक्वेशन है। जब ये दोनों P पॉइंट पे पहुंचेंगी तो पॉइंट फिक्स हो गया। पॉइंट फिक्स होते ही ये वेव की इक्वेशन किस में बदल जाएगी, SHM की इक्वेशन में, क्योंकि सिर्फ टाइम वेरिएबल बचेगा। तो आप ये कह सकते हो एट P जो y1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1। सिमिलरली y2 आ जाएगा A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। समझ आया? मैंने इनिशियल फाई नोट को 0 माना है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में वही होता है। बिल्कुल, तो डेल्टा फाई जो आएगा वो आ जाएगा के डेल्टा एक्स। यही मैं पिछली क्लास में आपको बता रहा था। कैसे हम कह सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। समझ आया? अब मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, इफ फेज ऑफ y2 इज ग्रेटर देन फेज ऑफ y1, ऐसा मैंने मान लिया। यानी x2 बड़ा है x1 से, सेकेंड वाली वेव ज्यादा चली है पहली वाली वेव से। तो अब आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था, रिजल्टेंट करंट निकाला था पैरेलल कनेक्शन में, सेम यहाँ पे करना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि y2 का फेज बड़ा है y1 से और कितना बड़ा है, डेल्टा फाइव बड़ा है, तो अगर इनका फेजर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? A1 को आप बना दोगे यहाँ, A2 को बना देंगे यहाँ, और उनके बीच का एंगल है डेल्टा फाइव। कोई दिक्कत इसमें? ए नेट आ जाएगा यहाँ पे, ए नेट का हमें फॉर्मूला भी पता है। ए नेट का स्क्वायर ये आप लिख सकते हो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाइव। यानी कि नेट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए डेल्टा फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आया आपको? यस सर। अब एक फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा कि नेट इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। समझ आया? तो मान लेते हैं पहले सोर्स से इंटेंसिटी है I1, दूसरे सोर्स से इंटेंसिटी है I2, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव। बस ये दो फॉर्मूले हैं जो याद रखने होते। इस चीज का रिलेशन SHM से था, जो कंपोजिशन ऑफ SHM आपने हेडिंग पढ़ी होगी, है ना? ये यहाँ पे अगर डेल्टा पूछ लूं मैं आपसे, ये क्या डेल्टा बता सकते हो? वेक्टर में सिखाया जाता है ये चीज, बता सकते हो tan डेल्टा? अगर इसमें दिक्कत होती है ना तो इस तरह याद किया करो, ये ट्रायंगल है, A2 का सामने वाला कंपोनेंट क्या आता है, साइन डेल्टा, साइन वाला, A2 cos डेल्टा प्लस, तो A2 साइन डेल्टा फाइव बाय A1 प्लस A2 cos डेल्टा। कॉस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट वेव की इक्वेशन क्या बनेगी ये भी आप बता सकते हो। जो y नेट हमने लिखा था जो कि था y1 प्लस y2, वो सिंपली हो जाएगा A नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस टेन इनवर्स डेल्टा, सॉरी टेन इनवर्स वाली चीज, या टेन डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा लिख देता हूँ। कोई कष्ट? बस ये समझ आ गया तो हो गया खत्म। अच्छा, ये जो थ्योरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सेम थ्योरी साउंड वेव्स में भी वैलिड है। साउंड का जो चैप्टर था वहाँ ये सेम चीज रिपीट होती है, इसलिए बच्चों को वेव ऑप्टिक्स आसान लगता है क्योंकि साउंड में सेम चीज पूरी तरह सेम हो चुकी है। एग्जैक्टली सेम, अभी क्वेश्चन भी सेम बनेंगे, बस साउंड वेव की जगह लाइट वेव आ जाएगी। लिख लो यहाँ तक। तो अब इंटरफेरेंस जब होता है, यानी किसी, जैसे स्क्रीन है तो यहाँ पे आके वेव्स जब मीट करती हैं, यहाँ पे आके वेव्स जब मीट करती हैं तो इंटरफेरेंस यानी कि नेट इंटेंसिटी हमें निकालनी होती है। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? साफ साफ
डेल्टा फाई पर। क्लियरली आपको दिख रहा है? Yes. ठीक है, तो अब हम वही निकालेंगे। जिस केस में दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट एक जगह पे मीट करे और मैक्सिमम इंटेंसिटी आए, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव चीज हुई है कुछ। और अगर दोनों जगह से लाइट आए और वहां पे नेट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। इसे अच्छी तरह समझने के लिए स्ट्रिंग वेव्स वाला आप एग्जांपल समझ सकते हो। स्ट्रिंग वेव जो होती थी, दोनों तरफ से पल्स बनाओगे तो वो जब बीच में मिलती थी तो बड़ी पल्स बनती थी। एक पल्स ऊपर बना दी और एक नीचे बना दी, और वो जब मिलती थी तो रस्सी कैसे हो जाती थी? स्ट्रेट। तो उससे रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो लिख लेते हैं आगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आपको फॉर्मूला मिल चुका है कि आई नेट, किसी भी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी, यह है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब यहां से चीजें बड़ी आसान है। ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आई मैक्स, ये सिंपली क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये कब होगी? when cos delta phi is equal to 1। ये चीज याद रखना कि cos delta phi की वैल्यू होनी चाहिए 1। समझ आया? यानी डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक आंसर नहीं होता, 2 pi 4 pi बोलो 2n पाई। डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स के टर्म्स में के डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? यानी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये होना चाहिए 2n पाई। यहाँ से आपको डेल्टा एक्स मिला n लैम्डा। ये कंडीशंस हम लोग याद रखते हैं। क्या कंडीशन? या तो फेज डिफरेंस 2n पाई का मल्टीपल हो, या कह सकते हो कि पाथ डिफरेंस, तो पाथ दोनों वेव्स चल के आए, उनका जो डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट का। साउंड होती है तो साउंड के लिए भी सेम चीज। तो मैक्सिमा कब सुनाई देगा? जब पाथ डिफरेंस हो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। क्लियर? Yes. देख लो। तो ए मैक्स कितना हो जाएगा इस केस में? A1 प्लस A2। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई मैक्स का स्क्वायर ये क्या हो गया? रूट I1 प्लस रूट I2 हो गया कि नहीं हो गया? सही है ना? Yes, sir. ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। अच्छा, एक चीज और लिख लो, ये भी कई बार यूज किया जाता है। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो I नेट का फॉर्मूला किस में बदल जाएगा? अगर I1 बराबर I2 हो, वैसे तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अब क्या होता है, कई बार I1 को I2 के इक्वल दे देते हैं I0, तो उसको देखो क्या लिखेंगे? I0 प्लस 2 I0 cos फाई। I0 को कॉमन ले लेंगे तो वो बदल जाता है 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। आई नेट का एक और फॉर्मूला अगर आप चाहो तो, अगर दोनों सेम है सिर्फ तब। खैर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ आया। मैक्सिमम इंटेंसिटी, और वो कब होगी? तब डेल्टा फाई की वैल्यू 2n बाय या डेल्टा एक्स इन लैम्डा। ठीक है, इसे मैक्सिमा भी कहते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा।
क्लियर? Yes, sir. आगे लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी। क्या हुआ? स्क्वायर आएगा क्या? एक सेकंड देख लेता हूँ। अंडर रूट आई मैक्स की बराबर सही तो है। हाँ सही तो है। चलो मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है मुझे बताओ। अंडर रूट I1 माइनस आई नेट का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। तो आई मिनिमम I2 ये हो जाएगी सिंपली अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और ए नेट तो लिख देते हैं मॉड A1 माइनस। ये चीज कब होगी? जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो? माइनस 1। डेल्टा फाई क्या हो? 2n प्लस 1। n को 1 पुट करने पे क्या आ रहा है? फाई। तो माइनस करना पड़ेगा। 0 भी पुट करेंगे। हाँ ठीक। तो डेल्टा फाई जब ये होगा उस समय पर क्या आएगी? मिनिमम इंटेंसिटी। या डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा बाई 2। एक काम करो, इसे माइनस कर लो। इससे ना आपको रिजल्ट याद रखने में आसानी होगी। सेम ही बात है ना? इससे क्या होगा? पहली मिनिमा कब आएगी तो आप n को 1 रख सकते हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मिनिमा के लिए आपको n को 0 रखना होगा, थर्ड मिनिमा के लिए कंफ्यूजन होगा। ठीक है, डेल्टा एक्स को ऐसे याद रखो। यानी डेल्टा एक्स ये होना चाहिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। क्लियरली ये सब। तो 0 पे मैक्सिमा, लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा, फिर लैम्डा पे मैक्सिमा, 3 लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा, फिर 2 लैम्डा पे मैक्सिमा, n लैम्डा पे मैक्सिमा और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा। क्लियर है? यस सर। ओके कॉपी? यस सर। देखो क्वेश्चन। I1 अगर I2 के इक्वल है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? 4I0। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। माइनस 4I0 इंटेंसिटी कैसे होगी? बात समझ आ रही है? यानी 2 पॉइंट से लाइट आके एक जगह मिल रही है और वहां अंधेरा दिखाई देगा आपको, है ना? विचित्र बात, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फिर से बोलूंगा मैं, I1 अगर I2 के इक्वल है तो I max हो जाएगा 4I0 और I min हो जाएगा 0। क्वेश्चन करते हैं। तो दो सोर्सेज है लाइट के, एक S1 एंड S2, और दोनों सोर्सेज लैम्डा फ्रीक्वेंसी की लाइट, वेवलेंथ की लाइट या फिर साउंड कुछ भी एमिट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लाइट बोल रहे हैं, पर समझ रहे हो ना, एक साउंड में सारे क्वेश्चन फिक्स। ठीक है, तो P is initially at S1 and moves towards S2 on a straight line. Number of times
intensity is maximum and minimum. इनके बीच की जो दूरी है वो है 6 लैम्डा। पीछे कुछ नहीं, तुम लोगों ने 3-4 पेज पलट लिए, पढ़ाई 2 पेज है, पिछले चैप्टर में थोड़ी कुछ मिलेगा। चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है, मैक्सिमा कब बनेगा जब पाथ का डिफरेंस कितना हो n लैम्डा, मिनिमा कब बनेगा 2n - 1 लैम्डा। पहले बताओ अगर P पे मैं खड़ा हूं तो S1 से जो लाइट आएगी वो कितना चलेगी। P पे अगर आप खड़े हो तो S1 से चलने वाली लाइट कितना डिस्टेंस चलेगी, 0। S2 से चलने वाली लाइट कितना डिस्टेंस चलेगी, 6 लैम्डा। तो यहाँ पे पाथ का डिफरेंस कितना है, 6 लैम्डा। जब ये आदमी S2 पे पहुंच जाएगा तो S2 वाली लाइट कितना चलेगी, 0। S1 वाली कितना चलेगी, 6 लैम्डा। यानी यहाँ भी पाथ डिफरेंस है 6 लैम्डा। जब ये आदमी बीचों बीच होगा तब यहाँ से लाइट चल के कितना आएगी और यहाँ से लाइट कितना चल के आएगी, तो पाथ का डिफरेंस क्या होगा। तो आपके पास ये S1 ये S2, लॉजिकली सोच के देखना, यहाँ 0, यहाँ 6 लैम्डा और यहाँ 6 लैम्डा। तो ऑब्वियसली बीच में क्या क्या आया होगा, यहाँ लैम्डा आया होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा और यहाँ पे है ही 6 लैम्डा। तो राइट साइड में 6 ये होंगे, लेफ्ट साइड में 6 होंगे, एक बीच में कितने हो गए मैक्सिमा, 13। 0 पे भी तो मैक्सिमा ही होता है। मिनिमा कितने होंगे, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। कितने हुए, 6 राइट में, 6 लेफ्ट में, कितने हुए, 12। अरे समझ आ रहा है, यस सर। बस। तो एक आदमी बीचों बीच खड़ा है, कैसा सुनाई दे रहा होगा उसे,
मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब वो मिनिमम सुनना चाहता है तो मिनिमम कितना डिस्टेंस वो चले? लैम्डा लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2 ऐड हो गया। है सबका? तो मान लो कि वो x डिस्टेंस इस तरफ चला जाता है, तो इधर से जो लाइट आई कितना चल के आई है भाई? और इधर से जो लाइट आई वो कितना चल के आई? तो पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा x हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस x माइनस 3 लैम्डा माइनस x। ये किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 था, तो सबसे पास में जो मिनिमम आएगा वो कितने पे आएगा? लैम्डा बाय 2 पे। ये ऑप्शन क्या रहता है एग्जाम में? लैम्डा बाय 2, है ना? ताकि आप टिक कर दो। क्या हुआ? तो अब क्या एक डिटेक्टर है जो इंटेंसिटी लाइट की डिटेक्ट करता है, और इस तरह से वो इन्फिनिटी से चलना शुरू किया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर। और यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2 लाइट का। यहाँ से डिटेक्टर शुरू कर रहा है D, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। इनके बीच की सेपरेशन जो है वो है 3 लैम्डा। तो आपको बताना है कितनी बार उसने मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व की होगी और कितनी बार मिनिमम। सेम कॉन्सेप्ट और कुछ भी डिफरेंट नहीं। क्या आया? 7 और 6 सबका? क्या आया दर्पण जी? 5 और 4।
तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जब डिटेक्टर माइनस इंफिनिटी पे है उस समय दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट के बीच में क्या कोई पार्ट डिफरेंस है? S1 से जो चल के आएगी वो ऐसे चल के जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस, S2 से जो आएगी वो ऐसे चल के आएगी, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यानी यहाँ होगा 3 लैम्डा। अच्छा यहाँ पे प्लस इंफिनिटी पे, अच्छा इनके बीचों बीच समझ आ रहा है? S1 पे अरे होगा कि नहीं होगा? S1 पे भी 3 लैम्डा है, तो लेफ्ट वाले किसी भी पॉइंट पर अगर पाथ डिफरेंस लिया जाए तो कितना आएगा? S1 के लेफ्ट में हमेशा 3 लैम्डा है, तो यहाँ कितने पॉइंट्स आने वाले हैं? यहाँ हर पॉइंट पे क्या सुनाई दे रहा है? मैक्सिमम। सिमिलरली F2 के राइट में हर पॉइंट पर क्या सुनाई दे रहा है? और बीच में कितने पॉइंट आ रहे होंगे? 2 लैम्डा वाला, लैम्डा वाला, लैम्डा वाला, 2 लैम्डा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो इन बिटवीन अगर पूछा गया होता तो आप कितने मैक्सिमा के पॉइंट बोलते? 7। इन बिटवीन बोलेंगे तो 5 हो गए, पर जनरली हम उन्हें इंक्लूड कर लेते हैं S1 और S2। क्वेश्चन इस लैंग्वेज में रहता है कि सोर्स मूव्स फ्रॉम S1 टू S2 कितने मैक्सिमा सुनाई दिए, तो हम क्या बोलते हैं? 7। पर पूरी लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। समझ आया? तो ये चीज लिख लो, इन बिटवीन S1 एंड S2 मैक्सिमा आ गए हमारे पास कितने, या फ्रॉम S1 टू S2? फ्रॉम S1 टू S2 मैक्सिमा हो गए 1 2 3 7, और मिनिमा कितने हो गए? 6। समझ आया? और फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मैक्सिमा हो गए हमारे पास इनफाइनाइट, और मिनिमा कितने हैं? वो तो 6 ही हैं जो बीचों बीच आ रहे हैं। यहाँ पे ऑल पॉइंट्स मैक्सिमा के हैं, ये लिख लेना। कोई कष्ट? अगला करिए। इस बार सोर्स उनकी लाइन के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो बीच की सेपरेशन 3.6 लैम्डा। जल्दी बी का 8 मैक्सिमम बताए जा रहे हैं। चलो ये थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। मुझे बताइए कि S1 से जो रे जाएगी
इस बार इस लाइन पे देखनी है इंटेंसिटी। तो ये मान लो पैरेलल लाइन एक बना ली मैंने। कौन सी रे S1 से निकल के तो इंफिनिटी पे पहुंचेगी, जनरल पॉइंट पे कैसे लिखेंगे? जनरल पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे, और इससे जो लाइट गई होगी ऐसे, समझ आ रहा है? तो पाथ डिफरेंस इनके बीच में आ रहा है। ये एंगल में कह देता हूँ θ1 और ये कह देता हूँ मैं θ2। ठीक है, तो फॉर डी एट माइनस इंफिनिटी बताइए θ1 कितना होना चाहिए? डी अगर माइनस इंफिनिटी पे है तो S1 से रे कब पहुंचेगी इंफिनिटी पे? जब जीरो रहेगा। θ2 कितना होना चाहिए? तो माइनस इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस कितना है? 3.6 लैम्डा। समझ आया कि नहीं आया? 0 डिग्री होगा तो ऐसी पैरेलल लाइट जाएगी। सिमिलरली प्लस इंफिनिटी पे, अच्छा एक पॉइंट इमेजिन करो जो इनके बीचों बीच है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कितना होगा? अब कुछ लोगों की गलतफहमी ये होगी कि लेफ्ट में हर पॉइंट पे 3.6 लैम्डा ही होगा क्या? नहीं होगा। वो चीज सिर्फ कब वैलिड थी? जब हम उसी लाइन पे मूव कर रहे थे और रेस हमेशा पैरेलल जाती थी। यहाँ पे हमेशा पैरेलल नहीं जाएगी ना, तो आपको क्या करना होता है वो मैं बता रहा हूँ। ये एक स्पेशल केस की तरह याद रखो जो इनफाइनाइट वाला है, इसके अलावा इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा। समझ आया? हमेशा एक सिमेट्रिकली सेंटर वाला पॉइंट लो, वहां पे 0 हो गया, ये दो वेव्स चल के आई, यहाँ पे 0 हो गया पाथ डिफरेंस। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स ले लो, तो माइनस इंफिनिटी पे 3.6, प्लस इंफिनिटी पे 3.6, धीरे धीरे बढ़ा होगा, 0 से हुआ होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा हो पाएगा क्या? 3.6 तक ही जाना है। तो कितने मैक्सिमम मिले आपको? 3 राइट में, 3 लेफ्ट में, 1 बीच में। तो मैक्सिमा कितने हैं भाई? अरे बोलो। नो, ये कौन सी मैथ्स है? 3 लेफ्ट में, 3 राइट में, 1 बीच में, होता है 7। मिनिमा कितने मिले भाई? 0.5, 1.5, 2.5, क्या 3.5 मिलेगा? 3.5, 4 राइट में, 4 लेफ्ट में। मेथड समझ आया कि नहीं? हमेशा एक्सट्रीम और एक कॉमन पॉइंट। और ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा अगर थोड़ी दिक्कत हो भी रही है तो। YDSC यही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी को आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बताओ अगर हो गया है तो। और मिनिमम 8। Nine and 7. 9 and 7। मिनिमम 8 मैक्सिमम 9। हाँ भाई, तो पहला तो बीचों बीच ये पहुंचा, ये पहुंचा, ये हो गया 0। इंफिनिटी पे रेस गई, इसकी ऐसे गई और इसकी ऐसे गई, तो यहाँ पे हो गया 4.4 लैम्डा, यहाँ भी हो गया 4.4 लैम्डा। साधारण सवाल। 0 से लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। 4 राइट में, 4 लेफ्ट में, 1 बीच में। मैक्सिमा कितने हो गए? 9। मिनिमा के लिए 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 नहीं आएगा। तो 4 राइट में, 4 लेफ्ट में, मिनिमा हो गए 8। अगला ट्राई करो। फाइव 5.9 लैम्डा है डिस्टेंस।
सर 11 मैक्सिमम और मिनिमा 12। हाँ हाँ, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, उनको कंसीडर कर सकते हैं इंफिनिटी वाला। सबसे पहली बात बताइए, ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, यहाँ कितना होगा? यहाँ 0 नहीं होगा इस बार। क्यों? क्योंकि ये रे ऐसे गई और ये रे ऐसे गई। समझ आ रहा है? तो यहाँ है 5.9 लैम्डा। और यहाँ से रे इंफिनिटी पे जाएगी, तो यहाँ से ऐसे देख लो, क्लियरली दिख रहा होगा, सेम डिस्टेंस चलेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? 0। तो यहाँ भी क्या आएगा? 0। तो यहाँ से बढ़ा होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। समझ पा रहे हो? कितने मैक्सिमा हो गए भाई? 5 और 6। 6 लेफ्ट में, 6 राइट में, मैक्सिमा है 12। और मिनिमा देखोगे तो कितना हो जाएगा? 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। 6 इधर, 6 इधर। क्या हुआ? तो लिया बोलो, कोई कंफ्यूजन? क्या हुआ? बोलो, समस्या लग रही है? गलती बस ये, लोग यहाँ पे बीचों बीच 0 मान लेंगे और कोने पे 5.9 मान लेंगे आंख बंद करके। ऐसा थोड़ी होता है, सोच समझ के करना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें डिटेक्टर सर्कल में मूव कर रहा है। अब आपको बताने हैं कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम देखेंगे। सर इसमें मैक्सिमम 14। ये सेंटर इनका सेंटर है, ठीक है ना? सर्कल का सेंटर इनका सेंटर है। मैक्सिमम 14, मैक्सिमम 14 नहीं 16। एक रेवोल्यूशन में बताना है कितने, है ना? क्वेश्चन तो समझ गए होगे ना? रिपीट होता रहेगा। मैक्सिमम 14, मिनिमम 12। मिनिमम भी 14 होगा, दोनों 14 है। मैक्सिमम 14 है, मिनिमम भी 20 है। चार तरफ है, 12 हो गए और बीच में 3.5 लैम्डा भी 2 बार बनना है। मिनिमम ही होता है, अगर 0 को गिनने से मिनिमम 14 वो भी दोनों 14 ही है दोनों। चलो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे 3.5 और यहाँ भी 3.5। एक क्वार्टर में देख लेता हूँ मैं। यहाँ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो मैक्सिमा सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ से। 1 में 3 है, 4 में 12, 13, 14,
14, 0 को मत भूल जाना। मिनिमा एक क्वार्टर में 0.5, 1.5, 2.5, तो 3, 3 4 12, 13, 14, ये 3.5 को मत भूल जाना, ये भी मिनिमम 14 हमारा आंसर। क्लियर है? यस सर। तो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन यही थे टाइप जो आप निकाल सकते हो ना। ये ठीक है, चलो मॉड्यूल है किसी के पास? एक आध अच्छा सवाल। आगे कितना करना है? कितने करना है? और कौन से चलो एक दो टाइम पास सवाल करा देते हैं। ऐसे आ जाते हैं मेंस में, ऐसे ही सवाल आते हैं रेशियो वेशियो वाले। फिर अपन YDSC स्टार्ट करेंगे जो मेन है। तो 2 sources of intensity I0 and 4 I0 are used maximum minimum possible पूछिए। Find maximum and minimum possible intensity। क्या है ना? Five X 9 I not or minimum. 9 not maximum. 9 कैसे कैसे सवाल दिए हैं यार? ये हो गया क्या सबसे? Yes sir. बाकी जब चालू है तो कुछ नहीं हो रहा है। मिनिमम कितना है? I0 हो गया। 100/60. Right. 100/16 64. हो गया क्या सबसे? Yes sir. नोट लेना है बस। ठीक है ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार। ठीक है, यही है √I1 + √I2। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट
यही मेन चीज है जो पढ़नी है। YDSE young house. Young's modular solid. Mechanical properties of solid. ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो होता ऐसा है कि देखा है किसी ने कभी? बहुत सिंपल है इसको बना पाना, मतलब इसको कर पाना। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख सकते हो, हालांकि मत जाना, फिर काफी टाइम वेस्ट होगा। होता क्या है कि एक ब्लैक बॉक्स अगर ले लिया जाए, है ना, और उसमें स्लिट बनाई जाए। स्लिट का मतलब तो समझते होंगे, हल्का सा कटिंग। पर आप स्लिट बहुत छोटी बनाओ, मतलब जैसे ब्लेड की जो थिकनेस होती है उसकी डबल थिकनेस की। अगर ऐसी स्लिट बना के आप उसे सनलाइट में रखोगे और अंदर से पूरा ब्लैक पेंट कर दोगे, तो ऐसा देखा गया कि जो जहां से लाइट एंटर कर रही है उसके सामने वाले फेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, इंद्रधनुष दिखता है पूरा अंदर बन के। तो हुआ क्या, वहां पे इंटरफेरेंस हुआ। वो है इंटरफेरेंस यूजिंग व्हाइट लाइट, है ना, क्योंकि सन से तो व्हाइट लाइट ही आती है। वो हम एंड में समझेंगे कैसे होता है। अभी हम पढ़ेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट से। तो होता क्या है इसके अंदर, ऐसा सोच के देखो, मान लो कि आपके पास एक खिड़की है, ठीक है, और मैं रेड कलर की लाइट बाहर से अंदर की तरफ फेंकता हूँ, तो दीवार के ऊपर क्या बनेगा? रेड कलर की दिखेगी आपको। लेकिन अगर उसका साइज बहुत छोटा कर दिया जाए, इतना छोटा कर दिया जाए, जो विंडो है या जो ओपनिंग है उसका साइज इतना छोटा कर दिया जाए कि हाँ अब वो वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल है, तो देखा जाता है कि स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पैटर्न फॉर्म होते हैं। ठीक है, पैटर्न यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरह की स्ट्रिप्स फॉर्म हो जाती हैं। तो उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने किया क्या था, एक तो लिया, जैसे एक कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है ना। अब पहली बात तो इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। और दुनिया को उस समय ये पता था कि दुनिया में कोई भी दो सोर्सेज कोहेरेंट होते नहीं, तो कैसे पढ़े? एक्सपेरिमेंट ही खत्म, ठीक है। कोई भी दो सोर्सेज दुनिया में आप उठाओगे वो कभी भी एग्जैक्टली कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो फिर उन्होंने सोचा क्या किया जाए भाई, पढ़ना जरूरी है इंटरफेरेंस पैटर्न। उन्होंने एक ही सोर्स लिया, एस, और इसीलिए उन्हें दो स्लिट की जरूरत पड़ी। उन्होंने एक सोर्स को लिया और उसके सिमेट्रिकल इस कार्डबोर्ड के अंदर दो स्लिट बना दी, इस तरह से रेक्टेंगुलर स्लिट्स। समझ आ रहा है? तो अब लाइट जब सोर्स से निकली तो वो इन दो स्लिट्स के ऊपर गिरी। तो क्योंकि हाइजेंस की थ्योरी ये कहती है कि हर एक वेव फ्रंट का पॉइंट खुद ही एक सोर्स की तरह काम करता है, तो अब उन्होंने इन्हीं दो स्लिट्स को नाम दे दिया S1 और S2, और ये बन गए आपके दो सोर्स। का कारण क्या था? दुनिया में कोई भी दो कोहेरेंट सोर्सेज मिल नहीं सकते आपको अलग अलग, तो क्यों ना आप एक सोर्स से दो सोर्स बना दो। तो ऑब्वियसली अब ये तो सेम ही पॉइंट से ओरिजिन हुए हैं ना, तो इनके अंदर वो टाइम वेरिंग फेज डिफरेंस नहीं आएगा और ये कोहेरेंट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने दो स्लिट्स यूज की और इसके सामने उन्होंने रखी एक स्क्रीन। और ये नोटिस किया कि स्क्रीन के ऊपर पैटर्न फॉर्म हो रहा था। बीचों बीच दोनों स्लिट के एकदम डार्क फ्रिंज फॉर्म हुई। ये जो स्ट्रिप बनती है उसको उन्होंने नाम दिया फ्रिंज, और इस पूरे पैटर्न को कहा फ्रिंज पैटर्न। मान लो मैं रेड कलर की लाइट यूज कर रहा हूँ, तो एकदम डार्क रेड लाइन बीचों बीच बनी, लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ से ऊपर जा रहे थे इसकी इंटेंसिटी घटती चली जा रही थी, और एक समय पे जाके एकदम अंधेरा हो गया, वहां पे कुछ भी नहीं दिखा। फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ी और फिर से एक और मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्म हुई। यहाँ जो इंटेंसिटी है और यहाँ जो इंटेंसिटी है एग्जैक्टली सेम थी। सिमिलर चीज नीचे भी हो रही थी, फिर इस तरह से ऊपर, फिर इस तरह से नीचे। तो इस तरह से मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैं ग्रीन कलर से मिनिमम दिखा रहा हूँ, एकदम डार्क जहाँ दिखेगा उसे मिनिमम इंटेंसिटी कहते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से उन्हें एक पैटर्न मिला जिसे उन्होंने नाम दिया फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न, बात समझ आई? Yes. जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसे उन्होंने नाम दिया ब्राइट फ्रिंज।
अच्छा भाई क्या बोला, इतनी मेहनत कर रहे हैं, नाम तो दे ही सकते हैं। डार्क वाले को उन्होंने कहा डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज क्या हमेशा जीरो इंटेंसिटी वाली होगी? नहीं, मिनिमम इंटेंसिटी वाली होगी। बात समझे? हमने देखा है ना इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। मिनिमम इंटेंसिटी जीरो कब होती होगी? जब दोनों आई नॉट हो, तो रूट आई नॉट माइनस रूट आई नॉट कट के जीरो हो जाएगा। पर जरूरी नहीं है ना हमेशा जीरो है। तो डार्क फ्रिंज का मतलब ये नहीं है वहां बिल्कुल अंधेरा है। डार्क फ्रिंज का मतलब ये है कि पूरे पैटर्न में अगर देखा जाए तो उस पॉइंट में सबसे कम इंटेंसिटी, समझ आया? ब्राइट में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, इसी को हमें पढ़ना है। बना लो, बोलो भाई। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? ये है स्क्रीन और ये है स्लिट्स। अब इसे दिखाया कैसे जाता है क्वेश्चंस में? इस तरह से, ये हो गई पहली स्लिट और ये हो गई दूसरी स्लिट। कार्डबोर्ड को ऐसा कर दिया है सीधा, समझ रहे हो ना, प्लेन इनटू द प्लेन घुसता हुआ। तो ये याद रखना, ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर है स्लिट्स जो है। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ये है आपका S1, ये है आपका S2, ये है स्क्रीन, ठीक है। जनरल सिंबल जो यूज किए जाते हैं वो किया जाता है, पहला तो स्मॉल डी। स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। कैपिटल डी ये रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ओ पॉइंट हो जाता है सेंटर ऑफ स्क्रीन। अच्छा, जो बात कर रहे हो कि पार्टिकल से वाईडीएससी जब किया था, हाँ इलेक्ट्रॉन से किया था इसी एक्सपेरिमेंट। हो गया? ठीक है, तो ये पॉइंट है ओ। अब होगा क्या, लाइट इस तरह से आ जाएगी, ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं, इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना, सोर्स से आई है। ये आपका हो गया S1 और ये हो गया S2। स्क्रीन के ऊपर कई सारे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग जगह पर हैं। हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट P मैंने कह दिया।
तो ये जो S1 है जो कि सोर्स की तरह काम करेगी स्लिट, ये लाइट को किस तरफ फेंकेगी? हर पॉसिबल डायरेक्शन में। S2 भी लाइट को किधर फेंकेगी? हर पॉसिबल डायरेक्शन में। पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करना चाह रहे हैं P पॉइंट। मेरा इंटरेस्ट है ये पता करने में कि P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी कितनी है। S1 ने लाइट तो हर जगह फेंकी है, लेकिन S1 ने जो लाइट P की तरफ फेंकी होगी वो किस तरह से जाएगी? आप देख सकते हो क्लियरली इस तरह से। S2 ने जो लाइट P की तरफ फेंकी होगी वो किस तरह से जाएगी? वो चली जाएगी इस तरह से। क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया? S1 S2 तक आने से पहले लाइट ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तो उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। कोई पाथ डिफरेंस नहीं था तो कोई फेज डिफरेंस नहीं था। लेकिन P पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्लियरली S2 वाली रे ज्यादा डिस्टेंस चली है एज कंपेयर टू S1 वाली रे, यानी S2 वाली का फेज ज्यादा हो गया होगा किससे? समझ आया? वही हमें निकालना है कि कितना होगा। तो आप कह सकते हो एट P पाथ डिफरेंस जो होगा, जिसे मैं कह देता हूं डेल्टा x, उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या उसे आप कह सकते हो S2P माइनस S1P। ठीक है, ये आपको दिया गया है स्मॉल d, ये डिस्टेंस है कैपिटल D। अच्छा, एक चीज और लिख लेना जरा YDSC में ऊपर, कि जो स्मॉल d है वो बहुत छोटा रखा जाता है एज कंपेयर टू कैपिटल D। स्क्रीन बहुत दूर होती है, स्क्रीन इज वेरी फार अवे। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है कि स्क्रीन बहुत दूर है तो अब हम क्या कह सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, लगभग जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इसके ऊपर। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये आगे का जो पाथ है और ये जो पाथ है ये दोनों सेम हो जाएंगे अब? अच्छा, इनके सेंटर से मैं इस P पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, दोनों से रेज आ रही है, पर क्योंकि बहुत ज्यादा सेपरेशन है तो मैंने सेंटर से भी एक बार ज्वाइन कर दिया और मैंने कह दिया ये एंगल जो है, ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी होगा थीटा? ज्यादा मत सोचो, समय सालों से ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये एंगल हमेशा क्या हो जाएगा? थीटा। बस आपको याद ये रखना है कि ये जो एंगल है सेंटर से P का एंगल, वही एंगल हो जाता है जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। तो ये है आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा x, यही तो वो एक्स्ट्रा पाथ है। तो डेल्टा x को आप सिंपली क्या कह सकते हो? ट्रायंगल दिख रहा है, d sin थीटा, बस यही फॉर्मूला, ये होता है डेल्टा x d sin थीटा। अगर मुझे उस जगह पे पाथ डिफरेंस मिल गया तो क्या मुझे उस जगह पे फेज डिफरेंस मिल गया? कैसे? डेल्टा फाई, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर आपको डेल्टा फाई मिल गया तो क्या आपको नेट इंटेंसिटी मिल गई? अगर ये भी आई नॉट है और ये भी आई नॉट इंटेंसिटी का सोर्स है तो आई नेट को सिंपली क्या यूज कर सकते हैं? 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर y है पॉइंट P की, पॉइंट P की डिस्टेंस में कह देता हूँ y है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, तो आप क्या लिख सकते हो? काफी कुछ लिख सकते हो। टेन थीटा यहां से लिख सकते हो, ये क्या होगा? y बाई टी। y क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओ पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ स्क्रीन। क्लियर है? लिख लो। अब हम लिखेंगे कि एट ओ अगर डेल्टा एक्स में आपसे पूछूं तो कितना आएगा भाई? ओ पे थीटा कितना हो गया है? अरे यार, ओ पे ये थीटा कितना हो जाएगा? तो पार्ट डिफरेंस कितना आया? तो यहाँ इंटेंसिटी कैसी होगी?
मैक्सिमम, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो सेंटर पे मैक्सिमा बनता है उसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा होने की इकलौती कंडीशन ये है कि यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। समझ आई बात? लिख लो ये। क्यों ये पॉइंट स्पेशल है? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट फ्रिंज पैटर्न सिमेट्रिक होता है। पूरा फ्रिंज पैटर्न जैसा ऊपर होगा वैसे ही सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे होगा। हो गया? अगर बोला जाए कि बताइए क्या होगी पोजीशन ऑफ मैक्सिमाज ऑन स्क्रीन, कहां कहां मैक्सिमा बनेगा? मेरे हिसाब से खुद से भी बता सकते हो। क्या करोगे आप होते तो क्या करते हो बताओ? मैक्सिमा कहां कहां है स्क्रीन पे, आपको ये बताना है। डेल्टा एक्स को किसके इक्वल कर देते? बिल्कुल सही, एन लैम्डा के इक्वल कर देते। डेल्टा एक्स क्या है भाई? डी साइन थीटा। कोई दिक्कत? यही हो गई कंडीशन। अब यहां तक तो एक असम्पशन मैंने यूज ही नहीं किया है, वो ये है कि अगर डी बहुत ही छोटा है कैपिटल डी से तो सारे थीटा स्मॉल रहेंगे। समझ आ रहा है? तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो टेन थीटा को आप लिख सकते हो वाई बाई डी। टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई डी थी कि नहीं थी? याद रखना, ये भी क्वेश्चन खैर में कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। अगर थीटा छोटा है सिर्फ तब आप यहाँ पे लिख दोगे कि एन लैम्डा ये इक्वल होना चाहिए डी वाई बाई डी। अगर थीटा बड़ा होता तो क्या करते? साइन थीटा निकालते, उससे टेन थीटा निकालते और उससे फिर वाई बाई डी लिख के वाई की वैल्यू निकालते। क्वेश्चन करोगे तब समझ आ जाएगा। ये तो क्लियर हो रहा होगा, थीटा छोटा इसलिए मैं ये लिख पाया। तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी एन लैम्डा डी बाई डी। ये होती है पोजीशन ऑफ मैक्सिमाज ऑन द स्क्रीन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। तो भाई फर्स्ट मैक्सिमा के लिए y क्या आएगा? लैम्डा डी बाय डी। सेकेंड मैक्सिमा के लिए क्या आएगा? अच्छा, फर्स्ट मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर होगा या नीचे होगा? दोनों तरफ। पूरा पैटर्न सिमेट्रिक है, यहाँ 0 है तो ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा नीचे फर्स्ट मैक्सिमा, ऊपर सेकंड नीचे सेकंड, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। समझ आ रहा है? जनरली हो गया। सिमिलरली बताइए पोजीशन ऑफ मिनिमास क्या होगी? पोजीशन ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन 2D, बस इक्वेट करना है। अरे मुश्किल तो नहीं लग रहा? एक ही चीज है, उसी को बस करे जा रहे हैं बार बार, है ना? डेल्टा एक्स मैंने कहा था पार्ट डिफरेंस सबसे जरूरी चीज है। तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये इक्वल होना चाहिए डी साइन थीटा। तो ये है मेन। अगर अजम्पशन यूज कर लें तो इसी को y बाई डी लिख दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा y हो जाना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी बाई 2d, है ना? सही। तो बताओ फर्स्ट मिनिमा कहां बनेगा? फर्स्ट मिनिमा के लिए n इज इक्वल टू 1 रखो, लैम्डा डी बाय 2d। सेकेंड मिनिमा 3 बाई 2
लैम्डा dy dt। कोई दिक्कत? यानी पैटर्न दिखता कैसा होगा थोड़ा ये भी समझ लें। बीचों बीच जो बनता होगा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, उससे ऊपर क्या पहले मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा? फर्स्ट मिनिमा। देखो लैम्डा डी बाई 2d पे है, जबकि वो लैम्डा डी बाई डी पे था। ऊपर एक आता है, नीचे एक आता है, फिर उससे उतनी ही दूरी चल के क्या आएगा? फिर क्या आ जाएगा? तो ये याद रखना कि फर्स्ट मिनिमा पहले आता है फर्स्ट मैक्सिमा से, तो nth मैक्सिमा से पहले nth मिनिमा आ जाता है। समझ आ रहा है? फिर सेकंड मैक्सिमा इस तरह से। तो क्या हर एक के बीच की दूरी फिक्स है? क्या दो मैक्सिमा के बीच की दूरी फिक्स है? क्या दो मिनिमास के बीच की दूरी फिक्स है? क्या हर मैक्सिमा की मिनिमा से दूरी फिक्स है कॉन्जिक्यूटिव? हाँ। तो यहाँ एक टर्म डिफाइन कर दी गई, उसे कहा गया फ्रिंज विड्थ। क्योंकि एक फ्रिंज पैटर्न है तो हमने डिफाइन कर दी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बोला गया बेसिकली सेपरेशन बिटवीन two consecutive maximas और मिनिमास। या तो दो मैक्सिमा के बीच की दूरी या दो मिनिमा के बीच की दूरी, इसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं और इसे डिनोट किया गया बीटा से। कितनी आएगी? लैम्डा डी बाय डी। 2d नहीं आती, हाँ निकाल के देख लो। समझ आया? तो हर मैक्सिमा की मैक्सिमा से दूरी ये होती है, मिनिमा से मिनिमा की दूरी ये होती है, मैक्सिमा से मिनिमा की दूरी कितनी होती है? बीटा बाई 2। क्लियर है? तो बीटा के टर्म्स में क्या आप पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा बता सकते हो? पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा कितना सिंपल है, इस तरह हम लोग निकाल देते हैं। y सिंपली हो जाएगा n बीटा, पहले की दूरी बीटा, दूसरे की 2 बीटा, 3 बीटा, तो n बीटा। सिमिलरली पोजीशन ऑफ nth मिनिमा बता सकते हो? भाई लैम्डा डी बाई डी को बीटा ही तो लिखना है बस। तो क्या है? 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा। ये थोड़ा याद रखने में पर क्लियरली क्या कर लोगे? जैसे फिफ्थ मिनिमा निकालना है, फिफ्थ मैक्सिमा निकाल दो, उसमें से बीटा बाई 2 माइनस कर दो। बताइए फ्रिंज विड्थ किस किस पे डिपेंड करेगी? क्या मीडियम डिपेंडेंट है? यस सर, वेवलेंथ। वेवलेंथ मीडियम डिपेंडेंट है, क्योंकि लैम्डा इन अ मीडियम इज लैम्डा बाय म्यू। यस। तो बीटा इन अ मीडियम इज बीटा बाय म्यू। भर भर के फॉर्मूले लिखा जा रहा है। इसमें है ही नहीं चैप्टर में, और कुछ क्या ही होगा? दिखा सकते नहीं है पैटर्न यहाँ पे, बस थ्योरी बता सकते हैं। हो गया? ये तो आइडिया क्वेश्चन करने। अब इसके ऊपर टाइप्स होते हैं अब अलग अलग। थक गए? कितनी क्लास थी आज?
सर आपकी क्लास आखिरी। अच्छी बात है ना, दुख होता होगा थोड़ा सा। अगर किसी और की होती तो लंबी चलती है कि नहीं। और यहाँ पे मैं पता है एग्जैक्टली 4 मिनट बचे हैं, यानी कि ये आखिरी क्वेश्चन है। ज्यादा ही चलता है। S1 S2 क्लास नहीं होता तो इसके बाद नहीं होती किसी की, संडे को क्लास नहीं होती, ये भी है, कोई देखता नहीं है। वो शाम को होती है। चलो, तो डी मैं दे देता हूं, मान लो कि हमें दिया गया है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी हमें दे दिया गया है 1 मीटर, जो लैम्डा के इसके ऊपर गिर रहा है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड पहला फ्रिंज विड्थ, दूसरा पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा above O, तीसरा सेपरेशन बिटवीन फोर्थ मिनिमास। बस छा गए। दो फोर्थ मिनिमा होंगे ना, एक ऊपर एक नीचे, उनके बीच की दूरी बतानी है। सीधे बीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना। फोर्थ मैक्सिमा की 4 बीटा माइनस बीटा बाई 2, 3.5 बीटा का डबल 7 बीटा। इतनी देर बाद अरे ये चैप्टर कुछ है नहीं, ये एक अपना एक प्लस पॉइंट है कि जेई में मार्क्स तो आने ही वाले हैं इससे। तो पहला बीटा हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, आ गया 0.6 mm। थर्ड मिनिमा की पोजीशन y, थर्ड मैक्सिमा 3 बीटा 1.8 mm। थर्ड y या x, इनके बीच की सेपरेशन बोल देता हूँ x, ये सिंपली हो गई क्या 4 बीटा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 2, कितना है 4.1 4.2 ठीक है। yes तो अगली क्लास में इसी पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। एक बार पढ़ के आना, फॉर्मूले रट लेना, तो ज्यादा नहीं है फॉर्मूले, सिंपल है। चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Good day. बाय।